दोस्तों, ब्रिटेन के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इस बात का एहसास पहले से ही हो गया था कि आने वाले वक्त में भारत में रेलवे की शुरुआत होने वाली है। और इसी को देखते हुए उन्होंने भारत में रेलवे की कंपनियों की नींव रखना शुरू कर दी थी। शुरुआत में कई अलग अलग कंपनियां बनी, लेकिन आखिर में दो कंपनियों को ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे चलाने के लिए ऑफिशियली परमिशन दे दी। इसमें से पहली कंपनी जिसने इंडिया में रेलवे चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ईस्ट इंडिया रेलवे ने भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर रेलवे शुरू करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ईस्ट इंडिया रेलवे के लिए रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफनसन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने कोलकाता से लेकर मिर्जापुर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए अपने प्लान की जानकारी दी। और दोस्तों, रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन को ही इंडिया रेलवे के पहले एजेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। लेकिन रोलैंड की लीडरशिप वाली ईस्ट इंडिया रेलवे को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में 4 साल का वक्त लग गया था। उसके बाद आखिरकार साल 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फाइनल हुए कॉन्ट्रैक्ट के तहत ईस्ट इंडिया रेलवे को 161 किलोमीटर लंबी एक्सपेरिमेंटल लाइन बनाने का काम मिला, जो कि कोलकाता से लेकर राजमहल तक जाने वाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया रेलवे के बीच हुए इस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा था कि अगर कोलकाता से लेकर राजमहल तक जाने वाली ये लाइन कामयाब होती है तो इसे और आगे बढ़ाकर मिर्जापुर के जरिए दिल्ली तक भी ले जाया जाएगा। इसके अलावा दूसरी कंपनी जिसे इंडिया में रेलवे की शुरुआत करने का मौका दिया गया, उसका नाम था ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। द ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे को आज के दौर के सेंट्रल रेलवे ही नहीं, बल्कि भारत सरकार की ओनरशिप वाली इंडियन रेलवेज का भी असल पूर्वज माना जाता है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज को बनाने के लिए सबसे पहले मार्च 1847 में एक बिल को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पेश किया गया था। लेकिन इस बिल को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच सहमति नहीं बन पाई और आखिरकार इस बिल को ब्रिटेन की पार्लियामेंट से वापस ले लिया गया। इसके बाद इस बिल में लगातार सुधार किए गए और 2 साल बाद जब 1 अगस्त 1849 को दोबारा ये बिल ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पेश किया गया तो इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने ही स्वीकार करने को राजी हो गए। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला को भारत के वेस्ट कोस्ट और साउथ कोस्ट पर रेलवेज की शुरुआत करने और उसे आगे डबल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस तरह ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज भारत की सबसे बड़ी ऑफिशियल रेलवेज की कंपनी बन गई। 1 अगस्त 1849 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज का बिल पास होने के बाद जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज GIPR के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुंबई से लेकर थाने तक एक 21 मील लंबी एक्सपेरिमेंटल रेलवे लाइन की शुरुआत करनी थी। तो दोस्तों, इस तरह जहां इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर ईस्ट इंडिया रेलवेज कोलकाता से लेकर राजमहल तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए काम शुरू हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कोस्ट पर मुंबई से लेकर थाने तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज भी अपनी कमर कस चुकी थी। भारत के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर दोनों कंपनियों के बीच भारत की पहली रेलवे लाइन बनाकर शुरू करने को लेकर अब जैसे एक रेस शुरू हो गई थी, जिसके बाद साल 1852 तक ईस्टर्न कोस्ट पर कोलकाता से लेकर राजमहल तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए काम कर रहे ईस्टर्न इंडिया रेलवे कंपनी का काम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे से आगे चल रहा था, जो कि मुंबई से लेकर ठाणे तक रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रही थी। और अगर सब कुछ सही रहता तो शायद कोलकाता में भारत की पहली रेलवे की शुरुआत हो सकती थी। लेकिन आखिरकार बहुत ही अलग और जादुई तरीके से मुंबई को कोलकाता के ऊपर जीत हासिल हुई और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे वेस्टर्न कोस्ट पर ईस्टर्न इंडिया रेलवे से पहले रेलवे लाइन शुरू करने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिनकी वजह से कोलकाता में भारत की पहली रेलवे लाइन शुरू होते होते रह गई, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में।